नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 16 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम प्रीलिम्स के फर्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ इंडिया गेट्स लाइसेंस टू स्काउर इंडियन ओशन फॉर प्रीशियस मेटल्स। तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया को एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और कौन से एरिया में मिला है? कार्ल्सबर्ग रिज के पास। ये इंपॉर्टेंट है एरिया, कार्ल्सबर्ग रिज के पास, सदर्न इंडियन ओशन में जो है, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में। दिस इज़ द फर्स्ट ग्लोबल लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरिंग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इन द कार्ल्सबर्ग रिज। ये एग्रीमेंट साइन हुआ दिल्ली में जमाइका बेस्ड आईएसए के साथ। मतलब इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है? जमाइका में, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का। ये जो नोड्यूल्स हैं, ये रॉक कंसनट्रेशंस हैं जो डीप ओशन में मिलते हैं और ये रिच होते हैं मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल और कॉपर में। कार्ल्सबर्ग रिज की बात करी जाए तो ये 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का स्ट्रेच है इंडियन ओशन में, जो अरेबियन सी और नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में है। ये बाउंड्री फॉर्म करता है बिटवीन इंडियन एंड अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स और एक्सटेंड करता है फ्रॉम रॉजरीज आइलैंड टू ओवन फ्रैक्चर जोन। ठीक है। इंडिया अप्लाइड इट इन जनवरी 2024 फॉर 2 एक्सप्लोरेशन रीजन्स, दैट इज कार्ल्सबर्ग रिज जो अप्रूव हो गया है, और आफेनेसी निकेतन सी जो पेंडिंग है अभी, और अभी क्लेम किया जा रहा है श्रीलंका के द्वारा भी। Countries can claim up to 350 nautical miles as continental shelf in Bay of Bengal and up to 500 nautical miles under UN clause। तो UN clause के अंदर 500 nautical miles तक क्लेम कर सकते हैं। फिर अर्लियर एक्सप्लोरेशन बाय इंडिया की बात की जाए तो 2002 में इंडियन नेशनल सीबेड अथॉरिटी के एक्सप्लोरेशन राइट्स मिले थे हमको सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, और जो 2027 तक वैलिड है आफ्टर एक्सटेंशंस। 2016 में राइट्स मिले थे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए इंडियन ओशन रिज में, जो वैलिड है टिल 2031। की फैक्ट्स में आते हैं, इंडिया नाउ होल्ड्स 3 आईएसए कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सीबेड माइनिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन, और करेंटली 19 कंट्रीज हैव द राइट्स फ्रॉम आईएसए। एक्सप्लोरेशन क्रिटिकल है इंडिया के ब्लू इकोनॉमी मिशन के लिए और डीप सी माइनिंग टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन मूवीज होम बाउंड एंड इन सर्च ऑफ द स्काई विन TIFF। तो अभी क्या है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है 58, तो उसमें क्या है, जो इंडियन फिल्म्स हैं होम बाउंड, जिसको डायरेक्ट किया था नीरज घायवान ने, एंड इन द सर्च ऑफ स्काई विमुक्त, ये डायरेक्ट किया गया था जितांग सिंह गुर्जर के द्वारा। इनको मेजर अवार्ड्स मिले हैं। बस ये मूवी का नाम बस याद रखो, कौन कौन सी मूवी को मिला है और कौन से फेस्टिवल मिला है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है। पहले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंडियन क्लासिक्स जैसे शोले और दिन रात्रि, इनको पहले मिल चुका है अवार्ड। ठीक है। अब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हेडक्वार्टर कहाँ है? टोरंटो कनाडा में। TEPAC की बात की जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एशियन सिनेमा को प्रमोट करने के लिए। जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली अटेंडेड फिल्म फेस्टिवल्स, और फाउंड हुआ था 1976 में, और इसका 50th एडिशन था अभी। कैन्स, वेनिस एंड बर्लिन आर द मेजर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स अंडर द FIAPF, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज चेकमेट, प्लान्स फॉर अ सेकेंड इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ चीताज इन MP। मध्य प्रदेश इज प्लानिंग टू स्टैब्लिश अ सेकेंड होम फॉर चीताज। तो मध्य प्रदेश में सेकेंड होम बनने वाले चीताज का, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फीमेल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गांधी सागर सेंचुरी में, चंबल रिवर वैली वाइल्ड लाइफ पार्क में, आफ्टर द इनिशियल सक्सेस ऑफ चीता री इंट्रोडक्शन एट कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क जो चीता का पहला घर है इंडिया में, वहाँ करेंटली 29 चीताज हैं। फर्स्ट बैच ऑफ चीताज लाया गया था नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से 2022-23 में अंडर प्रोजेक्ट चीता। प्लान क्या है? रिलोकेट करना है चीताज को टू गांधी सागर सेंचुरी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंदसौर एंड नीमच, जो 280 किलोमीटर है फ्रॉम कूनो। कंसर्न क्या है लेकिन, जो हाई लेपर्ड डेंसिटी है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ पे 24 लेपर्ड रिकॉर्डेड है अभी 2024 के हिसाब से, वो चीता के सर्वाइवल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन एंड कब्स के बारे में। तो जो फीमेल चीताज हैं वो प्यूबर्टी रीच करते हैं 25 से 30 महीने में, और फर्स्ट लिटर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 29 महीने बाद। जेस्टेशन है 3 महीने के अंदर इनके बच्चे हो जाते हैं, और एवरेज लिटर साइज है 3 से 5 बच्चे होते हैं एक बार में। कब्स आर नर्स्ड फॉर 4 months, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आफ्टर 5 to 6 weeks। फीमेल्स मेट विद मल्टीपल मेल्स, चीताज में मेट अप टू 5 times a day, एक बार में मतलब 5 times a day मेट कर सकते हैं वो। फिर चीता डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952, और री इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था एज अ पार्ट ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन एशिया विद द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, और ये आप सभी को पता होगा फर्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल प्रोग्राम था ये। फिर कूनो नेशनल पार्क की बात की जाए जो मध्य प्रदेश में है, उसको चूज़ किया गया था उसके सुटेबल ग्रासलैंड हैबिटेट के कारण।
फिर आते हैं नेक्स्ट, श्रीमती निर्मला सीतारमन एंड श्री अश्विनी वैष्णव लॉन्च नीति आयोग्स AI फॉर विकसित भारत रोड मैप एंड फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी। तो 15 सितंबर 2025 को नीति आयोग ने लॉन्च किया 2 मेजर इनिशिएटिव्स अंडर इट्स फ्रंटियर टेक हब AI फॉर विकसित भारत रोड मैप, जो अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सिलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी एम्ड एट एक्सिलरेटिंग इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स विकसित भारत 2047। की हाईलाइट्स क्या है AI फॉर विकसित भारत रोड मैप? तो ये प्रोवाइड करेगा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन प्लान फॉर AI एडॉप्शन। 2 मेजर लेवर्स हैं, जैसे एक्सिलरेटिंग AI एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज और ट्रांसफॉर्मिंग R&D विद जनरेटिव AI, और एडवोकेट करता है AI असिस्टेड टेक्नोलॉजीज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। एडिशनल इनिशिएटिव्स कौन कौन से अनाउंस हुए हैं? तो फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव, तो नीति आयोग टू सपोर्ट 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स इन अडॉप्टिंग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, ADP के लिए मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के लिए और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए। नीति फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट अवार्ड है फॉर स्टेट्स, जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया टॉप 3 स्टेट्स को जो एक्सेल कर रहे हैं टेक ड्रिवन गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी में। नीति आयोग की बात करते तो सक्सेसर है प्लानिंग कमीशन का, जो 2015 में बना था। AI फॉर ऑल स्ट्रैटेजी 2021 की है, जो मीटी के द्वारा रिलीज़ की गई, एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर नेशनल AI एडॉप्शन। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात की जाए तो 2015 का है ये, और इंडिया AI मिशन को सपोर्ट करता है, एंड इंडिया AI मिशन है वो सपोर्ट करते हैं AI इकोसिस्टम को। नेक्स्ट इज इंडियन नेवल शिप निस्तार एंटर्स चांगी नेवल बेस सिंगापुर टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025। तो सितंबर 14, 2025 को INS निस्तार, जो इंडियन नेवी का इंडिजीनियसली डिज़ाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल है, उसने मेडन पोर्ट कॉल लिया चांगी नेवल बेस में सिंगापुर में, और पार्टिसिपेट किया मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में। की हाईलाइट्स की बात करते तो INS निस्तार है वो कमीशन हुआ था 18 जुलाई 2025 को, एंड इट इज़ इक्विप्ड विद साइड स्कैन सोनार, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स एंड डीप सी डाइविंग सिस्टम्स। ये फंक्शन करता है मदरशिप के जैसे फॉर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। एक्सरसाइज स्पेसिफिक रीच 2025 की बात की जाए तो ये होस्टेड है सिंगापुर के द्वारा, और पार्टिसिपेशन है 40+ नेशंस का। हार्बर फेज की बात की जाए तो डिस्कशंस है सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम में, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। सी फेज की बात की जाए तो INS निस्तार और सबमरीन रेस्क्यू यूनिट है जो परफॉर्म कर रहा है इंटरवेंशन एंड रेस्क्यू ड्रिल्स इन साउथ चाइना सी। की फैक्ट्स की बात करते तो INS निस्तार है वो इट एड्स टू इंडियाज सबमरीन रेस्क्यू स्ट्रेंथ, सप्लीमेंटिंग INS निरीक्षक। और चांगी नेवल बेस की बात की जाए तो स्ट्रैटेजिक सिंगापुर में फैसिलिटी है, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है इंडो पैसिफिक नेवल कोऑपरेशन में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रीलिम्स वाला टॉपिक खत्म। अब हम मेंस के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स करेंगे। तो फर्स्ट एडिटोरियल इज द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड एन इंटरिम ऑर्डर, ये पॉलिसिंग चैरिटी के ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर डिलीवर किया है पिटिशन चैलेंज, जो एक पिटिशन आई थी जो चैलेंज कर रही थी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को 2025 के, जो रेगुलेट करता है इस्लामिक फिलैंथ्रॉफी को। तो कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट स्टेड अ लिमिटेड सेक्शन बट रिफ्यूज्ड टू ग्रांट रिलीफ ऑन सेवरल प्रॉब्लमेटिक प्रोविजंस। तो किसी चीज़ को सही किया है, किसी चीज़ में स्टे लगाया है। रेजिंग कंसर्न्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और मतलब बाकी राइट्स वर्सेस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो दोनों के बीच में अभी डिलेमा चल रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो की हाईलाइट्स में क्या है कि जो वक्फ है इस्लाम में उसके बारे में देखते हैं। तो कुरान यूज़ नहीं करता ये टर्म, कुरान डज नॉट यूज़ द टर्म। प्रॉफिट ने इनिशिएट किया था वक्फ थ्रू डेट पाम गार्डन्स। ठीक है, वक्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस फिलैंथ्रॉफी। तो ये रिलीजियस फिलैंथ्रॉफी है जहाँ पे ओनरशिप इज़ रिलिंक्विश्ड इन परपिचुइटी फॉर चैरिटेबल यूज़। तो क्या करते हैं, आप ओनरशिप को मतलब अपनी ओनरशिप हटा देते हो और चैरिटेबल यूज़ के लिए दे देते हो। कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की बात की जाए तो स्टे किया उन्होंने सेक्शन 3R को, जो डिफाइन करता है व्हाट इज़ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हु इज़ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर वक्फ रिलेटेड इशूज़। This section was problematic as it gave official powers to adjudicate religious identity and practices और violate करता था ये fundamental rights को। Other provisions जैसे मान लिया जाए restrictions on non-Muslims property rights, ये stay नहीं किए गए। Judicial reasoning की बात की जाए तो वक्फ property irrevocable है और perpetual है and hence not comparable to private trusts। ठीक है, limitation है on the alienation of वक्फ property upheld even though it restricts non-Muslims ownership rights। पिटिशनर्स आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो प्रोविजंस वॉलेट आर्टिकल 14 बाय एक्सक्लूडिंग नॉन मुस्लिम्स, और स्टेट एक्वायरिंग प्राइवेट लैंड एज वक्फ थ्रू सर्वेज एनक्रोचेस प्रॉपर्टी राइट्स। डिस्क्रिमिनेटरी इम्पैक्ट है हिंदूज में स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ इशू की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन क्या है, इशूज़ ऑफ आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी पे फोकस करता है, 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे है,
आर्टिकल 26 जो राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स पे है। फिर आते हैं अपन लीगल डायमेंशन। तो वर्क एक्ट क्रिएट करता है एक स्टैट्यूटरी बॉडी विद अथॉरिटी टू डिक्लेयर प्रॉपर्टीज एज वर्क। ओवरलैप करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स के साथ और रेज करता है डिस्प्यूट्स। सोशल डायमेंशन की बात की जाए तो वर्क प्रॉपर्टीज सर्व हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मॉस्क एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। हाउएवर रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉपर्टी ओनरशिप अफेक्ट करती है सोशल हार्मनी को मिक्स्ड कम्युनिटीज़ में। पॉलिटिकल डायमेंशन की बात की जाए तो सेंसिटिव कम्युनल इशू है फेलियर टू बैलेंस माइनॉरिटी राइट्स विद ब्रॉडर इक्वालिटी प्रिंसिपल्स, और ये रेस करता है डिबेट ऑन द नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब आते हैं वे फॉरवर्ड। तो हमको क्या करना है, इंश्योर करना है क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इन डिफाइनिंग रिलीजियस आइडेंटिटी जिससे अवॉइड कर सके आर्बिट्ररी स्टेट इंटरफेरेंस। रिकन्सिडर करना है प्रोविजंस दैट रिस्ट्रिक्ट नॉन मुस्लिम ओनरशिप राइट्स इन वर्क रिलेटेड प्रॉपर्टी जिससे इंक्लूसिविटी इंश्योर हो सके। स्टैब्लिश करना है इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ वर्क डिस्प्यूट्स इंस्टेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। वी हैव टू मूव टूवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड ग्रेजुअली जिससे इंश्योर कर सके कम्युनिटी डायलॉग और कंसेंसस। और प्रमोट करना है वॉलेंट्री चैरिटेबल ट्रस्ट अक्रॉस रिलीजन्स विद इक्वल रिकॉग्निशन अंडर लॉ जिससे क्या रिकॉग्निशन मिल सके सही तरीके से। अब आते हैं हम नेक्स्ट एडिटोरियल में। इंडियाज़ इकोनॉमिक एम्बिशंस नीड बेटर जेंडर डेटा। तो इंडिया के जो इकोनॉमिक एम्बिशंस है उनके लिए सही और अच्छा डेटा चाहिए हमको। तो विमेन कंट्रीब्यूट करती हैं अभी 18% टू इंडियाज़ GDP with rising with India aspiring to become a $30 trillion इकोनॉमी 2047। तो हमारा क्या टारगेट है, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 2047 तक। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कैन नॉट हैपन इफ़ नियरली 196 मिलियन एम्प्लॉयबल विमेन रिमेन आउटसाइड द वर्क फोर्स। तो एम्प्लॉयबल कितनी है, 196 मिलियन एम्प्लॉयबल विमेन है, लेकिन अभी भी वो वर्क फोर्स के बाहर है। तो विमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स है जो लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। वो हाईलाइट करता है सिस्टमेटिक जेंडर डेटा कैसे ड्राइव कर सकता है रिफॉर्म्स को। तो अभी करेंट स्टेटस क्या है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 41% राइज हो गया है, बट सिर्फ 18% लोग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है। विमेन एम्पावरमेंट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेवल टूल है ये मेजर करने के लिए विमेन पार्टिसिपेशन को एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन एंड स्किलिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप में, मोबिलिटी एंड सेफ्टी में और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस में। अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जेंडर्ड डाटा ऑन बस ड्राइवर्स कंडक्टर्स लेड टू रीडिज़ाइन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रोविजन ऑफ वुमेन्स रेस्ट रूम। सिस्टमैटिक बैरियर्स कौन कौन से हैं, जैसे विमेन डोमिनेट स्किलिंग एनरोलमेंट बट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर्स ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट। मतलब कि स्किलिंग के लिए तो आती है बहुत सारे लोग बट एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन नहीं करते। ये हाईलाइट करता है डीपर इश्यूज इन फाइनेंस, इंटरप्राइज और सिस्टमैटिक सपोर्ट। फिर बियॉन्ड पार्टिसिपेशन काउंट, तो इसमें क्या है, नीड टू ट्रैक रिटेंशन, लीडरशिप, री एंट्री, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली आफ्टर क्लास 12 और पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर जेंडर बजटिंग को हमको एक्सटेंड करना चाहिए टू वेलफेयर स्कीम्स लाइक एजुकेशन, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन के अनलॉकिंग विमेंस इकोनॉमिक पोटेंशियल कैन ऐड ट्रिलियंस टू GDP। तो हमारी GDP को बहुत अच्छा कर सकता है और अचीव कर सकता है $30 ट्रिलियन का टारगेट तक पहुंचने में। गवर्नेंस डायमेंशन की बात की जाए तो इंटीग्रेट करेंगे जब हम जेंडर लेंस को इनटू ऑल डिपार्टमेंट्स, तो वह इंश्योर करेगा मेजरेबल एंड एक्शनेबल रिफॉर्म्स। सोशल डायमेंशन की बात करते हैं तो बेटर एक्सेस टू स्किलिंग, मोबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैन रिड्यूस सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन ऑफ विमेन। पॉलिसी डायमेंशन की बात करेंगे तो स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना वो एम कर रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमीज़ के लिए एंड दैट मस्ट रेप्लिकेट विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लाइक फ्रेमवर्क्स। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमको सबसे पहले SDG 5 अचीव करना है, SDG 8 अचीव करना है, जेंडर इक्वालिटी और वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा कलेक्शन को एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। एक्सपैंड करना पड़ेगा जेंडर बजटिंग को टू ऑल मिनिस्ट्रीज जिससे इंश्योर कर सके इक्विटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिलीवरी। क्रिएट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज जेंडर एक्शन प्लान जिससे गाइड हो सके बजट एलोकेशन, रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटीज़। स्ट्रेंथन करना पड़ेगा विमेन के एक्सेस को फिनेंस में, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ में और लीडरशिप रोल्स में। स्केल अप करना पड़ेगा मॉडल्स लाइक WEE इंडेक्स जो नेशनल लेवल पे हो और इससे विमेन की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी सही तरीके से पता चल पाए। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट एडिटोरियल में आज के, दैट इज़ अनलॉकिंग इनोवेशन विद इंडियाज़ प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स। तो अभी क्या है, इंडिया ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था रिफॉर्म्स जनरल फाइनेंशियल रूल्स में जिससे हम प्रमोट कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
इंक्लूडिंग एग्जेम्पशंस फॉर प्रोक्योरमेंट, किससे, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से प्रोक्योरमेंट्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड। तो प्रोक्योरमेंट एज कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन। तो क्या होता है, जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है तो वो सिमुलेट करता है प्राइवेट R&D को, जिससे डिमांड स्टेबल रहे। ट्रेडिशनली फोकस रहता था पहले फ्रॉड प्रिवेंशन में और कॉस्ट कंट्रोल लिमिटेड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में। 2025 में क्या रिफॉर्म्स आए जून में, इंक्रीज परचेज लिमिट फॉर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख रुपीज़। डेलीगेटेड अप्रूवल हुआ ग्लोबल टेंडर्स का अप टू ₹200 करोड़ टू वाइस चांसलर्स एंड डायरेक्टर्स। फिर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में बात की जाए तो जर्मनी यूज़ करती है प्रोक्योरमेंट टू प्रमोट इनोवेशन थ्रू हाईटेक स्ट्रैटेजी। साउथ कोरिया यूज़ करता है प्री कमर्शियल प्रोक्योरमेंट, और EU प्री कमर्शियल प्रोक्योरमेंट मॉडल है वो कोलैबोरेटिव इनोवेशन लाता है। इंडियन कंटेक्स्ट की बात की जाए तो जो जेम रिफॉर्म्स है नाउ पार्शली एम्ब्रेस दिस फिलॉसफी, बट क्वालिटी बेंचमार्क्स और सप्लायर डाइवर्सिटी अभी भी चैलेंज है। सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स कौन कौन से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो एग्जामिशंस यूज़ करती फॉर एडवांस प्रोक्योरमेंट। अब चैलेंजेस की बात करते हैं तो क्या क्या चैलेंज है, रिस्क ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑन जेम ड्यू टू जेनरिक प्रोक्योरमेंट, नीड है कैलिब्रेटेड एग्जामिशन का टू प्रिवेंट मिसयूज वाइल सपोर्टिंग इनोवेशन, और बैलेंस करना है ओवरसाइट को विद एफिशिएंसी टू अवॉइड प्रोक्योरमेंट डिले। इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है कि रिफॉर्म्स है वो बूस्ट कर सकते हैं इंडिया की इनोवेशन इकोसिस्टम को, अट्रैक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट और रिड्यूस कर सकते हैं रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ हाईटेक इक्विपमेंट। गवर्नेंस डायमेंशन की बात करते हैं तो जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ हैं उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में क्या है कि एनकरेज करना है एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज इन AI, बायोटेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस। ग्लोबल डायमेंशन में क्या है, अलाइन करना है इंडिया के प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स को विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। सोशल डायमेंशन क्या है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स लाना है वो स्ट्रेंथन करेगा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को और फॉस्टर करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड में। तो इंस्टीट्यूशनलाइज करना है कैटालिटिक प्रोक्योरमेंट को बाय एम्बेडिंग R&D प्रमोशन इन ऑल मेजर प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क्स। एक्सपैंड करना है एग्जेम्पशंस फॉर हाईटेक सेक्टर्स। डेवलप करना है AI एनेबल्ड प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, रिस्क असेसमेंट और सप्लायर बेंचमार्किंग। एनकरेज करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फॉर को प्रोक्योरमेंट और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अलाइन करना है प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स को इंडिया के इनोवेशन गोल्स के साथ, जिससे इंडिया पोजीशन हो सके एक ग्लोबल R&D हब की तरह। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।